हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पीवाईक्यू पर। तो आज के सेशन में अपन लोग फ्रेंच जोग्राफर्स को पढ़ेंगे, उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं जोग्राफी में, उन सबको देखेंगे। और उनके बाद में जो उनकी फेमस बुक हैं, उनके द्वारा कुछ जैसे सिद्धांत वगैरह दिए गए हैं, उनको देखेंगे। ठीक है। और इससे पहले अपन लोगों ने जर्मन जोग्राफर्स देख लिए हैं, ग्रीक देख लिए हैं, रोमन, अरब्स, तो अब बहुत कम रह गया है। जो थॉट वाला है वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। फिर इसके बाद में अपन लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांसीसी विद्वान और भूगोल में उनका योगदान। तो यहाँ पर देखा जाए कि जो यूरोप के बाद में भूगोल का विकास हुआ कहाँ पे, फ्रांस में। फ्रांस में इनका जो विकास हुआ था वो हुआ था हम्बोल्ट के प्रयासों से। लेकिन हम्बोल्ट आप लोगों ने जर्मन में पढ़ा था, क्योंकि जो हम्बोल्ट हैं वो जर्मन जोग्राफर हैं। लेकिन उनका क्या था कि जब वह मध्य अमेरिका की यात्रा से लौटे तो वह लगभग पेरिस में रहे थे। ठीक है, पेरिस में रहे और इस अवधि में उन्होंने फ्रांस में भूगोल के विकास की नींव भी रख दी थी। तो जैसे अब कोई आ रहा है, वो जिसकी आदत है खोज करने की, पढ़ने की, लिखने की, तो वो किसी भी क्षेत्र में चला जाएगा तो वहाँ पर वही काम करेगा ना। तो उन्होंने लगभग थोड़ी बहुत शुरुआत कर दी थी भूगोल की फ्रांस में। उनके जर्मनी लौटने के बाद फ्रांस में अनेक विद्वान पर उनकी विचारधारा का प्रभाव पड़ा और उनके विकास की ओर में कदम बढ़ाया गया। यद्यपि 18वीं शताब्दी में यहाँ कुछ विद्वानों ने प्राकृतिक तत्वों, प्रादेशिक भूगोल पर कार्य किए, लेकिन 1850 के दशक में सारबोन विश्वविद्यालय, जो कि पेरिस में है, इस दिशा में अनेक विद्वान ने महत्वपूर्ण कार्य भूगोल के लिए किए थे और ये विचार वर्तमान भूगोल की विचारधारा के आधार बने। लेकिन यहाँ पर जिन विद्वानों ने काम किए थे उनका नाम कहीं लिखा हुआ नहीं मिला है, तो इसलिए उनके नाम यहाँ पर नहीं दिए हैं। अब यहाँ पे जिन लोगों ने काम किया है, जिनके नाम के साथ में काम हुआ है, उनको देख लेते हैं। इन्होंने प्रादेशिक भूगोल, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल के विकास में विशेष योगदान दिया था। फ्रांस में जिन विद्वानों ने वर्तमान भूगोल की नींव रखी थी उसमें आप लोग नाम याद रखेंगे, फ्रेडरिक लीपले का। गालो का कुछ नाम ऐसे हैं जिनको आप सिर्फ सीक्वेंस में याद रखते हैं, उनके बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है। रेकलस हैं, ब्लॉन्स हैं, ब्रून्स हैं, डिमांजिया, डिमार्टोनी और ब्लेंचार्ड, बोलिंग, सीगफ्रीड, चोर्ले सोरे, डिफोंटे और डिकिंसन, ये सभी नाम है जो आप लोगों को याद रखने हैं फ्रांसीसी विद्वानों में। और सिंपल आप लोगों से पूछ लिया जाता है, 4 नाम दे दिए और उनमें से पूछ लिया कि कौन सा इसमें जर्मन का विद्वान है या फिर कौन सा फ्रांस का विद्वान है, तो इसमें आप लोगों को नाम याद रखने पड़ते हैं। अब एक एक करके अपन लोग सभी जोग्राफर्स को देख लें। तो यहाँ पे नंबर आएगा फिलिप बुआचे का। फिलिप बुआचे 1729 में फ्रांस के शाही भूगोलवेत्ता के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने उच्चावच को दर्शाने के लिए कंटूर लाइन का उपयोग किया था और जो कंटूर लाइन जो प्रयोग की थी तो वो सबसे पहले व्यक्ति जो थे वो फिलिप बुआचे ही थे, इसके लिए जाने जाते हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना है। इन्होंने समुद्र और नदी प्रणाली के द्वारा पृथ्वी का विभाजन भी किया था। काल्पनिक रूप से इन्होंने दक्षिणी महाद्वीपों के अस्तित्व में विश्वास की बात कही थी और बाद में ये सच भी साबित हुई थी। आगे बढ़े, नेक्स्ट आएंगे एलिसी रेकलस। एलिसी रेकलस को देखा जाए तो ये पर्यावरण के संरक्षक के समर्थक रहे थे और इन्होंने पर्यावरण भूगोल पर काम किया था। किसने कहाँ पे काम किया था, कौन सी भूगोल में, वो भी आप लोग याद रख लेना। एलिसी रेकलस ने मांसाहार का विरोध किया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पीजीटी में क्वेश्चन इसी तरीके के बनते हैं। जो एलिसी रेकलस हैं इन्होंने मांसाहार का विरोध किया था और एलिसी रेकलस सामाजिक, पारिस्थितिकी और पशु अधिकार आंदोलन की समर्थक रही थी। इन्होंने द अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट पुस्तक प्रकाशित की थी। ये बुक आप लोग याद रखना। ठीक है, द अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट्स। उन्होंने बताया कि मानव वातावरण को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है और वह क्रियाशीलता और विचारीय शक्ति से वातावरण पर नियंत्रण कर सकता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, वातावरण जैसे गर्म हो रहा है तो इंसानों ने क्या कर दिया, अपनी क्षमता से, अपनी क्रियाशीलता से उसने
एयर कंडीशनर बना दी। पहले जब कम गर्मी थी तो पंखे से काम चल रहे थे, थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा हुआ इंसान ने कूलर बना लिए, फिर भी टेम्परेचर बढ़ा तो उन्होंने अपना एसी बना लिया। ठीक है, अब जैसे सर्दियाँ आई, टेम्परेचर गिरा तो उन्होंने हॉट एसी बना लिए। तो ये क्या है, इंसान की अपनी क्रियाशीलता है, विचारीय शक्ति है, उससे उसने क्या कर लिया, वातावरण पर नियंत्रण पा लिया। लेकिन हाँ, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि इससे हमें आगे क्या क्या हानियाँ होंगी, इतना नहीं सोच पा रहा है मानव अभी। उनके इन विचारों को फ्रांस में सम्मान मिला और ब्लांस ने इस विचारधारा को अपनाते हुए आगे विकसित किया। 1866 से 67 में उसने भौतिक भूगोल पर एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था लाटेरे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। लाटेरे किसका था शीर्षक, एलसी रेकलस का। और उसने जो अर्धकुंडे है, अर्धकुंडे पुस्तक का अनुसरण करते हुए विश्व का न्यूतन भूगोल 19 खंडों में लिखा और इसका जो नाम था वो न्यूरेले जोग्राफिकल यूनिवर्सले, ये इसका नाम इन्होंने रखा था। ये लेटर की अर्धकुंडे से प्रभावित होकर के, ठीक है। टोटल जो उसके खंड थे वो कितने थे, 19 खंड थे। इसका अंग्रेजी संस्करण हुआ 1882 से 95 के मध्य में। अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट्स, पृथ्वी और उसके निवासी के नाम से प्रकाशित हुआ था। तो अभी आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ये जो अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट्स है, इसमें किससे श्रेय जाता है या फिर किससे प्रभावित होकर के ये पुस्तक लिखी गई है, तो यहाँ पर रिटर की अर्धकुंडे आप लोग याद रखोगे। आगे बढ़े, फ्रेडरिक लीप्ले को देखा जाए तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है। समाजशास्त्री थे और इन्होंने मानव समाज एवं उसके आवास क्षेत्र पर अपने विचार प्रकट किए थे और इन विचारों का भूगोल के विकास पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। बाकी के अपन लोग शॉर्ट नोट्स से भी देख लेंगे, जो हैंडमेड नोट्स हैं। आज शायद आप लोगों को इसमें नहीं मिल पाएंगे, नेक्स्ट वाले जो अपन लोग जिसको पढ़ेंगे अमेरिकी जोग्राफर्स पढ़ेंगे या फिर ब्रिटिश, ये कोई भी देख लेंगे, तो उसमें इनको फ्रांस वाले को भी ऐड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट है पॉल वाइडल डी ला ब्लॉस। इनके बारे में देखा जाए, जो पॉल वाइडल डी ला ब्लॉस हैं, ये लेकलेस और लीप्ले के बाद में फ्रांस में भूगोल को आधुनिक रूप देने का श्रेय जो जाता है वो ब्लॉस को ही जाता है। वह फ्रांसीसी भौगोलिक विचारधारा का आधार बने। फ्रांस के सभी विश्वविद्यालयों में उसी ने भूगोल विभाग की स्थापना की थी और अपने शिष्यों को इसमें नियुक्त भी कराया था। वाइडल डी ला ब्लॉस ने मनुष्यों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करने के महत्व पर इन्होंने जोर दिया था और उन्होंने परिदृश्य को समझने के लिए क्षेत्रीय भूगोल और मानवतावादी दृष्टिकोण की वकालत की थी, यानी कि ये ह्यूमन जोग्राफर्स थे, इनको याद रखिएगा। इन्होंने भूगोल में संभववाद परिप्रेक्ष्य का समर्थन किया था, यानी कि पॉसिबलिज्म के ये समर्थक रहे थे और इन्होंने नियतित्ववाद की आलोचना की थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। किसने नियतित्ववाद की आलोचना की थी, तो वहाँ पे आप लोगों को ब्लॉस रखना है। और संभववाद के जनक इनको कहा जाता है, लेकिन जो संभववाद शब्द है वो लुसियन फेब्रे के द्वारा दिया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। वाइडल डी ला ब्लॉस के अनुसार प्रकृति और संस्कृति का गहरा संबंध होता है, ठीक है। प्रकृति और जो कल्चर होता है उसका आपस में इंटरेक्शन होता है, गहरा संबंध होता है। इनकी कुछ बुक हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। फादर ऑफ, ये ऑफ कर लेना, इसको पीएफ करा हुआ है, ये फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अच्छा, इनके फैक्ट्स और कुछ बुक हैं। इनको कहा जाता है फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के इनको पिता कहा जाता है। एंड इनको जाना जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी इन फ्रांस, फ्रांस में ज्योग्राफी के पिता के रूप में भी इनको जाना जाता है। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये इनकी बुक लिखी गई थी 1923 में, जो कि प्रकाशित हुई इनकी डेट के बाद में, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ पेज, इन्होंने पेज की संकल्पना दी थी। और कंसेप्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, टेरेस्ट्रियल यूनिटी दिया गया था वाइडल डी ला ब्लॉस के द्वारा, ठीक है। जीन ब्रूस तो देखें तो ये बनास का प्रमुख शिष्य था और फ्रांस का अग्रणी भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने प्राकृतिक वातावरण पर मानव के प्रभाव की विचारधारा को विकसित किया था और भौगोलिक तथ्यों पर उनके विचार आज भी अतुलनीय है। आप इनका नाम सिर्फ सीक्वेंस में याद रखिए। चलो आगे बढ़िए, एक और आएंगे, गालो हैं या फिर गालोइज बोल दीजिए इनको। एल गालोइज को देखा जाए तो ब्लॉन्स के बाद में जो गालोइज हैं, इन्होंने सार्विन विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर पद संभाला और 1890 में उन्होंने अपना शोध ग्रंथ लिखा जिसका नाम था लेस जोग्राफर्स ऑल मेंडेज डी ला रिनाइसेंस, ठीक है। ये इनका
शोध ग्रंथ था जो कि प्रकाशित हुआ, और यह भूगोल पर नव जागरण से संबंधित था। जब रेनासाइंस है तो ये किससे संबंधित होगा? नव जागरण से या फिर पुनर्जागरण से। 1908 में प्रादेशिक भूगोल पर रीजन न्यूट्रलिस एट नॉर्म दे पेश, ये इनके प्रादेशिक भूगोल पर एक ग्रंथ इन्होंने प्रकाशित कराया था 1908 में। और उसने सार बेसिन, मध्य यूनान, सालेबिका, सुएज आदि क्षेत्रों का भौगोलिक अध्ययन किया। भौगोलिक पत्र का उनके द्वारा संपादन किया गया ज्योग्राफिक यूनिवर्सले। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को कई सारी बुक मिलेंगी, तो उनको आप लोगों को क्या करना है, एक पेज लेना, और जो जो ज्योग्राफी के नाम से बुक है ना, उनको एक पेज में नोट कर लेना। बहुत ज़्यादा नहीं है, 7-8 बुक मिलेंगी जिनके अलग अलग ज्योग्राफर्स होंगे, तो उनका नाम आप लोग लिख लेना। तो उन्होंने भौगोलिक पत्रिका प्रकाशित करवाई या फिर इसका संपादन किया, ज्योग्राफी यूनिवर्सले। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। आगे आएंगे अल्बर्ट डिमांजिया। अल्बर्ट डिमांजिया को देखें तो ये डिमांजिया जो थे ब्लॉस के शिष्य थे, मानव भूगोल के प्रणेता माने जाते हैं। इनका जो जन्म था फ्रांस के बॉस देश में हुआ था। 1895 में उन्होंने भूगोल एवं इतिहास में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। पिकार्डी विश्वविद्यालय में काम करते हुए पिकार्डी का प्रादेशिक अध्ययन किया। 1911 में उसकी नियुक्ति पेरिस के शारबेन विश्वविद्यालय में भूगोल के अध्यापक पद पर हुई थी। यहाँ पर रहकर उसने मानव भूगोल पर कार्य किया और एनल्स डी ज्योग्राफी, ये मेन है इनका, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। एनल्स डी ज्योग्राफी ये पत्रिका का संपादन किया अल्बर्ट डिमांजिया के द्वारा और अनेक शोध ग्रंथ प्रकाशित कराए। उनकी रचनाओं का प्रकाशन फ्रांस के साथ साथ जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन, स्पेन, जापान देशों की भाषाओं में भी हुआ था। ये आपको याद रखना है। मेन जो आपको याद रखना है वो था एनल्स डी ज्योग्राफी, यही पूछा गया है। कुछ इनकी पुस्तकें हैं वो याद रख लो। पिकार्डी का प्रादेशिक भूगोल 1905 में दिया गया, यूरोप का हास 1920 में, औपनिवेशिक भूगोल 1923 में, मानव भूगोल की समस्याएं 1942 में, विश्व भूगोल 1947 से 48 में लिखा गया, जिसमें फ्रांस, जर्मन, ब्रिटेन, यूरोप के देशों का आर्थिक भूगोल लिखा गया था। ग्रामीण बस्तियों पर अनेक शोध लिखे इनके द्वारा और फ्रांस की मानचित्रावली भी तैयार की गई थी। भौगोलिक देन देखे जाए इनकी क्या क्या भौगोलिक देन है उनको देख लेते हैं। डिमांजिया ने भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, ग्रामीण बस्तियां, परिवहन भूगोल पर अपने विचार प्रकट किए थे। भौतिक भूगोल में देखा जाए तो पिकार्डी व लिमोसियन पर लिखे शोध लेखों में अपवर्तन चक्र के द्वारा भूआकृतियों के विकास का विवरण दिया था। उनके विचार डेविस से भिन्न थे और उन्होंने भौतिक परिवेश में विकसित अपवर्तन चक्र का विचार सामने रखा। उनका चिंतन अधिक ही व्यवहारिक था। ठीक है, ये जो डेविस का अपवर्तन चक्र है इसका विचार इन लोगों ने सामने रखा था डिमांजिया के द्वारा। मानव भूगोल में इनके द्वारा जो कार्य किए गए थे, 1942 में उन्होंने मानव भूगोल की समस्याएं प्रॉब्लम दी ज्योग्राफी होमेन पुस्तक की रचना की थी और ये पुस्तक मानव भूगोल पर अनेक लेखों का संग्रह थी। मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए बताया कि जो मानव भूगोल है मानव समूह का उनसे भौगोलिक वातावरण संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय है। उसने मानव पर प्रकृति के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, जो मानव है उस पर प्रकृति का प्रभुत्व है ये उन्होंने नहीं माना, बल्कि मानव को वातावरण में परिवर्तन करने वाला प्रमुख कारण माना था। यानी उन्होंने मानव को उच्च माना था और वातावरण को उससे कम माना था। आगे बढ़े, यहाँ पे उन्होंने 4 तथ्य दिए थे, वो आप लोग याद रख लेना क्या क्या उनके द्वारा तथ्य दिए गए थे। मानव भूगोल में 4 तथ्यों को शामिल किया था कि मानव जीवन पर प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन, मानव समुदाय पर सांस्कृतिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन, पृथ्वी तल पर प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप मानव समूहों के वितरण का अध्ययन, मानव के द्वारा पृथ्वी तल पर स्थापित अनेक सांस्कृतिक भूदृश्य जैसे कि बस्ती, सड़कें, गृह खेत, ये सब आदि। तो ये 4 तथ्य उन्होंने शामिल किए थे मानव भूगोल पर। ग्रामीण एवं बस्ती भूगोल देखा जाए तो उन्होंने अपनी पुस्तक दी थी ज्योग्राफिक यूनिवर्सले। इसमें फ्रांस की छोटी ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण किया और उसका मानचित्रण किया था। उन्होंने बताया था कि जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनके बसाव पर कृषि कार्यों का प्रभाव पड़ता है।
जो ग्रामीण पूर्वे होते हैं, कृषि प्रजातियां होती हैं, उन पर भी अपने विचार उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। बस्तियों के विकास में ऐतिहासिक कारकों का विश्लेषण किया गया। उन्होंने ग्रामीण बस्तियों पर अनेक लेख लिखे, जिसको एनल्स पत्रिका में, ठीक है, एनल्स दी ज्योग्राफी, इस पत्रिका में उन्होंने प्रकाशित कराए। ग्रामीण अधिवास पर शोध कमीशन की स्थापना की। अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ में उसी के प्रयासों का परिणाम था। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने वाला कुछ है नहीं, बस आपको इनके फैक्ट्स याद रखने हैं। जनसंख्या भूगोल में देखा है तो डिमांजिया ने सुदूर पूर्व देशों में जनसंख्या समूहन, नीग्रो समुदाय के लोगों का श्वेत समुदाय से संबंध पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। नगरीय भूगोल में देखा जाए तो नगरों के अध्ययन में भी उनकी रुचि थी। उसने पेरिस नगर का अध्ययन प्रस्तुत किया तथा बड़े बड़े नगरों के विकास पर भी विचार प्रस्तुत किए थे। अध्ययन विधि देखा जाए तो डिमांजिया ने आगमनात्मक विधि, ऐतिहासिक विकास जैसे विचारों को अपनाया हुआ था। आगे बढ़े, दी फॉन्टेनस, इनको देखा जाए तो उनके जो विचार हैं मानव भूगोल पर महत्वपूर्ण थे। ज़्यादातर आपको जो फ्रांसीसी जोग्राफर्स हैं वो मानव भूगोल में उनके कार्य ज़्यादा किएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके जो पिता हैं, जो ब्लॉन्स हैं, उन्होंने कार्य किस पर किया था, मानव भूगोल पर किया था। तो अब जो शिष्य आएंगे तो वो भी उसी साइड में आएंगे ना। तो मानव भूगोल किसी क्षेत्र के निवासियों का अपने वातावरण से संघर्ष का वर्णन करता है तथा वह इन संघर्षों के परिणामों का भी विश्लेषण करता है। मानव प्राकृतिक संकटों से संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है, ये इनके द्वारा कहा गया था। ठीक है, जो भी प्राकृतिक, जब जैसे आप लोगों ने देखा होगा अभी जो फ्लड आया है, जैसे हिमाचल में और जो पंजाब में आया हुआ है, उत्तराखंड में, तो वहाँ पे कितने ज़्यादा संकट आए हैं, सबके घर चले गए, कितनी ज़्यादा जन धन की हानि हुई है, लेकिन फिर भी वो संघर्ष करता है और प्रकृति से आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करता है। इसका जो वर्णन है मानव भूगोल करता है और मानव बस्तियां, परिवहन व उपनिवेशवाद का भौगोलिक अध्ययन करता है, ये इनके द्वारा कहा गया था। आगे बढ़े, डी मार्टोनी। इमैनुअल डी मार्टोनी का जन्म हुआ था 1873 में फ्रांस के ब्रिटनिस्टान पर। 1899 में उन्होंने इकोले नॉर्मन से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और 1902 में डी लिट और 1907 में डीएसएससी की उपाधि की थी। ठीक है, डीएससी की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। रेनेस व लियोन विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद में 1909 में उनकी नियुक्ति हुई थी, वही सार्बोन विश्वविद्यालय फेमस है। भूगोल के प्राध्यापक पद पर हुई थी, जहाँ पर उन्होंने 1944 तक कार्य किया। इनकी रुचि थोड़ी सी चेंज हो गई, भौतिक भूगोल में चली गई और वह सार्बोन की भौगोलिक संस्था के निर्देशक भी रहे थे। प्रमुख रचनाएं इनकी देखी जाएं तो भौतिक भूगोल की पाठ्य पुस्तक ट्रेड दी ज्योग्राफी फिजिक 1909, 1925, 1927 में इनके कई सारे अंक इन्होंने प्रकाशित किए थे। ब्रिटनी प्रायद्वीप की तटीय भूआकृति, कोस्टल मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्रिटनी, कार्पेथियन, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ कार्पेथियन और रीजनल ज्योग्राफी ऑफ बलेजिया, ले ज्योग्राफिक फिजिक डी ला फ्रांस 1942 में और एटलस दी फ्रांस 1943 में लिखी गई और यूरोप सेंट्रल ये 1931 में। ये बुक और ये बुक ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछी गई हैं कई बार। भौगोलिक देन इनकी क्या क्या है, तो मार्टोनी ने क्रॉस में भौतिक भूगोल को नया स्वरूप दिया और इसके कारण ये यहाँ के भौतिक भूगोल व मानव भूगोल में संतुलन स्थापित करने में इनको मदद भी मिली थी। उसने कास, ठीक है, ये कास की मानव भूगोल सिद्धांत पुस्तक का संपादन भी प्रकाशन किया था। कास एक जगह है, ठीक है, वो कास वाला कास नहीं है, ये कास जगह वाला कास है। विश्व भूगोल पुस्तक के लेखन कार्य द्वारा उसने प्रादेशिक भूगोल में भी विशेष योगदान दिया था और उन्होंने एनल्स दी ज्योग्राफी नामक भूगोल पत्रिका का संपादन करते हुए अनेक उपयोगी शोध पत्रों का प्रकाशन कराया था। ठीक है, एनल्स दी ज्योग्राफी का भी इन्होंने संपादन कराया और इसके साथ साथ कई सारे शोध पत्र। एनल्स दी ज्योग्राफी लेकिन आप लोगों से पूछी जाए तो वो आप लोग उसमें याद रखना। ठीक है, 1931 में देखा जाए तो 1931 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक कांग्रेस के आयोजन में सहयोग दिया और कई बार अमेरिका गए। वहाँ पर डेविस विद्वान के संपर्क में आए और 1912 में डेविस के द्वारा आयोजित अंतर महाद्वीपीय पर्यटन सम्मेलन में ये शामिल हुए।
1949 में यूनेस्को के द्वारा न्यूयॉर्क में आयोजित संसाधन संरक्षण एवं उपयोग सम्मेलन की उन्होंने अध्यक्षता भी की थी। राउल ब्लैंचार्ड को देखा जाए तो फ्रांसीसी ब्लैंचार्ड हैं, इनको नगरीय भूगोल का जनक माना जाता है। इन्होंने उनसे पहले जो नगरीय भूगोल पर सबसे पहले कार्य किया था वो डिमांजिया के द्वारा 1900 में पेरिस का नगरीय अध्ययन प्रकाशित किया गया। गालो ने पेरिस की नगरीय भूगोल लिखा। 1913 में लिवेन बिले ने रुआ नगर का तथा 1923 में कायन नगर का भूगोल लिखा गया था लिवेन बिले के द्वारा। ठीक है, लेकिन नगरीय भूगोल का अगर जनक पूछा जाए तो उसमें आप लोग राउल ब्लैंचार्ड को याद रखेंगे। नचाई ग्रेनविल, इन्होंने भूगोल का प्रोफेसर था। 1911 में उसने सर्वप्रथम ग्रेनविल नगर पर नगरीय भूगोल पुस्तक की रचना की और इसमें नगर की बसाव स्थिति, बसाव स्थान, ऐतिहासिक विकास तथा वर्तमान प्रारूप का विस्तृत वर्णन भी प्रस्तुत किया था। और उन्होंने ग्रेनविले में नगरीय भूगोलवेत्ताओं की एक संस्था स्कूल ऑफ अर्बन ज्योग्राफी संगठित की, जिसका उद्देश्य था विभिन्न नगरों के अध्ययन पर जोर देना। स्वयं ब्लैंचार्ड थे, इन्होंने लिले, नांसी, लियोन्स, मार्सेली और नाइस, बोर्डियोक्स नगरों पर अपने लेख लिखे थे इनके द्वारा। 1922 में नगरीय भूगोल का विधि तंत्र इनके द्वारा लिखा गया। मेथोडोलॉजी ऑफ अर्बन ज्योग्राफी पर इन्होंने शोध प्रकाशित किए। ब्लैंचार्ड ने नगरीय भूगोल के साथ साथ ग्रामीण मकानों के प्रकारों का भी अध्ययन किया और फ्रांसीसी आल्प्स के भौतिक भूगोल पर जो पुस्तक लिखी उससे उसे देश के बाहर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि भी मिली थी। ठीक है, इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए थे वो आप लोग याद रखें। पश्चिमी एशिया की पुस्तक थी एशिया ऑक्सीडेंटल, इसका प्रकाशन फ्रांस की प्रसिद्ध ग्रंथमाला विश्व भूगोल ज्योग्राफी यूनिवर्सले में प्रकाशित हुआ। उत्तरी अमेरिका की पुस्तक ल अमेरिकियो डी नॉर्ड। ठीक है, ये नॉर्थ की जगह पे यहाँ पे नॉर्ड है, जैसे अपन लोग के यहाँ पे नॉर्थ बोलते हैं, उनकी जो भाषा थी फ्रांसीसी, उसमें उन्होंने नॉर्ड लिखा था। 1933 में प्रकाशित हुई। पूर्वी कनाडा की पुस्तक ले ईस्ट डू कनाडा फ्रांसिस क्यूबी। ठीक है, 1935 में ये 2 खंडों में प्रकाशित हुई। नगरीय भूगोल पर जीन गॉटमैन, इनके विचार भी महत्वपूर्ण है। 1961 में उसने महानगरीय प्रदेशों के अध्ययन पर एक ग्रंथ लिखा, मेगालोपोलिस द अर्बनाइज्ड नॉर्थ ईस्टर्न सी बोर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। ये लिखा गया था जीन गॉटमैन के द्वारा। ठीक है, इनका नाम यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि ये नगरीय भूगोल से संबंधित हैं। इसमें उन्होंने महानगरों की ऐतिहासिक, भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पक्षों का विश्लेषण किया और 1962 में उसने यूरोप महाद्वीप के महानगरों का अध्ययन किया था। नेक्स्ट आएंगे आंदे सिगफ्रीड। आंदे सिगफ्रीड को देखा जाए तो उनको राजनीतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, मान लिया था, लेकिन राजनीतिक भूगोल। और जो सिगफ्रीड हैं, सिगफ्रीड ने कॉलेज डी फ्रांस में राजनीति एवं आर्थिक भूगोल के प्राध्यापक पद पर इन्होंने कार्य किया था। इनकी जो उपलब्धियों से प्रभावित होकर के 1945 में फ्रांसीसी अकादमी ने उन्हें अपना सदस्य बना लिया। उसने फ्रांस का चुनाव प्रणाली व राजनीतिक दलों का कार्य प्रणाली, इन पर भौगोलिक कारकों के प्रभाव का विश्लेषण किया था। आगे देखें, इनका जो प्रकाशन है फ्रांस का राजनीतिक भूगोल टेबल्यू पॉलिटिक डी ला फ्रांस, ये पुस्तक में प्रकाशित हुआ और उनके विचार राजनीतिक भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए थे। सिगफ्रीड ने जिन अन्य भूभागों के राजनीतिक भूगोल पर अपनी पुस्तकों की रचना की थी उसमें इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, सुएज नहर, पनामा नहर और भूमध्य सागर, ये सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। फ्रांस में जीन अंसेल है, इनको भी राजनीतिक भूगोलवेत्ता के रूप में पहचाना जाता है। और यूरोप का राजनीतिक भूगोल ज्योग्राफी दी पॉलिटिक यूरोपियन, इनका जो ग्रंथ है इसका प्रकाशन 3 खंडों में कराया। इसके अलावा उसने बल्कान की जनसंख्या भूगोल, भू राजनीतिक तथा सीमांत क्षेत्रों का भूगोल पुस्तकों का प्रकाशन कराया। मध्य यूरोप व मैसिडोनिया पर भी उन्होंने अपने विचार रखे थे।
जिनका नाजी भू राजनीतिज्ञों ने विरोध भी किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में एक सैनिक कैंप पर बमबारी के कारण उनकी मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, ये इतना आपको याद रखना है। ये आपके जीन अंसेल के बारे में और ये अंधे सिगफ्रीड के बारे में। ठीक है, तो ये हो गए आप लोगों के फ्रांस जोग्राफर्स। जो फैक्ट्स वाला है वो इसमें ऐड नहीं है, वो आपको जब हम अमेरिकन जोग्राफर्स कराएंगे तो उसमें ऐड करा देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।